वोकैबलरी। क्या है भाई वोकैबलरी पिछले वीक की? ये सारे वर्ड्स वोकैब के आपने मोटे मोटे देखे थे। फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स की बात कर रहा हूँ, आगे जनरल वोकैबलरी बाद में देखेंगे। फ्रेजल वर्ब्स आपने ये सारी जो है इडियम्स देखी थी। सभी बच्चे यहाँ वीडियो को पॉज करें। कितनी फ्रेजल वर्ब्स हैं ये? 3, 3, 6 और 7। 7 ये इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को आप एक बार मीनिंग से कनेक्ट करके देखें। मान लीजिए इन टेंडम का मीनिंग होता है सी, बर्डंट। एलिफेंट इन द रूम का मतलब होता है एफ, टू टॉलरेंट समथिंग अनप्लेजेंट। खुद से एक बार एग्जाम लाइक कंडीशन की तरह अपने आप को एक बार कोशिश करो देने की, है ना? फिर मैं आपको ये सारे वर्ड्स करवा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पॉज नहीं करूँगा ज़्यादा, आप खुद से पॉज कर लेना वीडियो को। सेडल्ड विद, देखिए सेडल मैंने आपको बताया था, समझते जाओ, याद नहीं करना है, इसका मीनिंग समझना है। सेडल होती है घोड़े के ऊपर बैठने वाली गद्दी, और जिस घोड़े पे गद्दी गद्दी लगी होती है, इसके मतलब ये है कि घोड़े पे कोई ना कोई सवार होगा, घोड़े पे कोई ना कोई बर्डन जरूर रहेगी। भाई गद्दी लगेगी तो घोड़े पे कोई बैठेगा, बिना बैठे अगर आपको बैठना नहीं है तो गद्दी क्यों लगाओगे? तो अगर घोड़ा सैडल्ड होता है गद्दी से, सैडल से, तो मतलब घोड़ा बर्डनड है, उसके ऊपर एक बर्डन आने वाली है या आ चुकी है। तो हर वो चीज़ जो सैडल विद होती है वो किसी ना किसी चीज़ से बर्डन विद होती है। ठीक है, सैडल मतलब घोड़े के ऊपर बैठने वाली सीट या गद्दी। चलिए, पुट अप विद बड़ी कॉमन सी फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी से निपटना, किसी को फेस करना, टॉलरेट करना, टैकल करना। पुट अप विद करना का मतलब होता है टू टॉलरेट समथिंग अनप्लेजेंट। अगर कोई आपसे बकवास कर रहा है लेकिन आप उसको कुछ कह नहीं पा रहे हो, है ना, छोटा है या बहुत बड़ा है, तो आप उसकी बकवास से पुट अप विद कर रहे हैं, अनप्लेजेंट बातों को सह रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं। याद रखेंगे पुट में अप जरूर लगता है, पुट विद मत लगा देना, पुट अप विद पूरी फ्रेजल वर्ब है। ऑफ द टेबल, देखिए टेबल पे अक्सर वो चीज़ रखी होती है जो आपके कंसीडरेशन का एजेंडा का पार्ट हो। मान लीजिए एक मीटिंग है, मीटिंग में टेबल पे कुछ कुछ रखा हुआ है, तो क्या रखा होगा यहाँ पे? कॉमिक्स रखी होगी चाचा चौधरी वाली? नहीं, यहाँ पे रखी होंगी रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, है ना? वही चीज़ें टेबल पे रखी जाती हैं जिन पे बात होनी है, जो कि कंसीडरेशन का पार्ट है, एजेंडा का पार्ट है। अगर आप ऑन द टेबल हैं तो आप कंसीडरेशन के अंदर हैं, अगर आप ऑफ द टेबल हैं तो आप टेबल से दूर हैं, आप कंसीडरेशन का यानी कि एजेंडा का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आउट ऑफ कंसीडरेशन होना। मान लीजिए सरकार एक नया कानून बनाने वाली थी, लेकिन फिर सरकार ने बोला कि ये कानून नहीं बनाएंगे, अभी के लिए नहीं बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ये बोलेगी द प्रपोजल टू इनेक्ट दिस न्यू लॉ इज ऑफ द टेबल नाउ। अब ये प्रपोजल कंसीडरेशन से बाहर है। कनेक्ट कर पाए ना? चलो, इन टेंडम का मतलब होता है इन क्लोज कोऑपरेशन, हाथ में हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के कोई काम करना। टेंडम वो वाली बाइसाइकिल है जिसके मल्टीपल टायर्स होते हैं। भाई आपकी साइकिल में कितने टायर्स हैं? 2 टायर है ना, लेकिन साइकिल कभी कभी आपने देखी होगी 4, 6, 8 टायरों वाली। उसमें लोग भी कई बैठते हैं, फिर 1, 2, 3, 4, 5 सब मिलकर के पेडल्स मारेंगे इस टेंडम नाम की बाइसाइकिल में, तभी ये आगे बढ़ेगी। तो जब ये सब आगे पैडल मारेंगे तो ये आगे जाएगी, पीछे पैडल मारेंगे तो रुक जाएगी या पीछे चली जाएगी। तो वहीं टेंडम, इस बाइसाइकिल से ही इस फ्रेज को निकाला गया है। इन टेंडम किसी काम को करना, हाथ में हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला के किसी चीज़ को करना। याद करने की कोशिश करो मेरे भाई, ये बनाओ इनका सारा, है ना, सिस्टम बिठाओ जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। रट्टा मारने से कितने वर्ड याद करोगे? चलो अगली फ्रेजल वर्ब अपने पास ईडियम है, बर्स्ट एट द सीम्स। बर्स्ट एट द सीम्स, मान लीजिए कट्टा ले लो, एक बोरी ले लो, और बोरी के अंदर आप जो है आटा डालने लग जाओ, आटा। ठीक है, ये जो बोरी के टांके हैं ना, इनको बोलते हैं सीम। ये टांके देख रहे हो आप, यहाँ से टांका, ये टांका पूरा किनारे किनारे, इन किनारों को या टांकों को बोलते हैं सीम। आप इसमें आटा डालो, फिर इसको दबा दो, फिर और आटा डालो, फिर दबा दो। बोरी की कैपेसिटी है 10 kg की, आप इसमें आटा डाल बैठे हो 15 किलो, तो पता क्या होगा? थोड़ी देर बाद बोरी जो है यहाँ से आटा निकलने लगेगा, ये टांका फटने लगेगा, ये टांका फटने लगेगा। बर्स्ट करना यानी फटना, सीम मतलब टांका। जब टांके फटने लगते हैं किसी चीज़ के, तो मतलब उस चीज़ को आपने ओवर क्राउडेड कर दिया है। अगर बाजार में बहुत लोग हैं, चलने की जगह नहीं मिल रही है, तो आप बोलेंगे द मार्केट टुडे इज बर्स्टिंग एट द सीम्स। आज का बाजार खचाखच भरा हुआ है, किसी भी चीज़ का खचाखच भरा हुआ होना। मज़ा आया सीख करके? चलो, एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट मतलब हाथी, रूम मतलब कमरा। क्या एक बात बताओ मुझे, कमरे में हाथी हो सकता है क्या? चलो मान लो कमरे में हाथी है, क्या आप उसको नज़रअंदाज कर सकते हो क्या? या आप सोए हो या कमरे में हाथी खड़ा है। अगर आप एलिफेंट इन द रूम सिचुएशन में हो ना, तो आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे एक ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है जिसका हल नहीं निकल रहा और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, कमरे में हाथी की तरह।
भाई हाथी है अगर कमरे में तो आपका क्या काम है कमरे में, आप कमरे से निकल जाओ या हाथी को निकालो। लेकिन कमरे में हाथी है इसका मतलब यही है कि आप उस हाथी को इग्नोर कर रहे हो। एक बड़ी समस्या है जीवन में जिसका कोई हल नहीं है, आप उसको इग्नोर करके बैठे हो, तो वो समस्या कहलाएगी एलिफेंट इन द रूम। चलिए लास्ट इडियम अपनी, होल्ड अ वुल्फ बाय द ईयर्स। अगर वुल्फ की बात करें तो ये होता है भेड़िया, जंगली जानवर है, खूंखार है, वाइल्ड है। ईयर का मतलब होता है कान। मुझे बताओ, एक भेड़िया अटैक करने आया आपको और आपने इसके कान पकड़ लिए दोनों। बहादुरी की बात है वैसे तो, लेकिन ये बताओ क्या कान छोड़ सकते हो क्या? अच्छा ये बताओ, कान पकड़े रख सकते हो? कितनी देर पकड़ोगे? मतलब उस भेड़िए के कान पकड़े रखे तो भेड़िया नाराज है, वो खा के ही मानेगा, है ना? और कान छोड़ दिए तब तो वो खाएगा ही खाएगा। होल्ड अ वुल बाय द ईयर्स का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन में पड़ जाना जहां पे रहना भी मुश्किल हो और भागना भी मुश्किल हो। टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन फ्रॉम विच एन escape इज इक्वली डेंजरस। जितना मुश्किल है, जितना रिस्की है उसमें रहना, उतना ही रिस्की है उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना। ठीक है, इसको एक और इडियम से बताया जाता है, चलो आप ही बताओगे। टाइगर से बनती है वो इडियम, सब बच्चों को करवाई थी 5-6 दिन पहले की क्लास में। टाइगर से बनने वाली कौन सी इडियम है जो होल्ड अ वुल्फ बाय द ईयर से बिल्कुल मेल खाती है? कमेंट्स में डालना, देखें कितने बच्चों को याद है। चलिए आगे बढ़ें। फ्रेजल वर्ब और ईडियम सारी हो गई हैं पूरे वीक की, और सब चीज़ें हमने की हैं बिल्कुल लॉजिक के साथ। और ज़रूर से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में, फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप। अब नेक्स्ट फेज आ जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, जिनके बाद एक प्रेपोजिशन फिक्स्ड होता है ना? फिक्स्ड होता है। अगर उस प्रेपोजिशन को आपको नहीं पता ना, तो यहाँ पे आपका एग्जामिनर आपसे खेलेगा। जैसे एक कॉप वर्ब है, इसके बाद में एक प्रेपोजिशन फिक्स होता है। बेंट है, इंटेंट है, स्वेयर है, स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना। अब एक बार कोशिश करके बता दो मुझे, आपको इनके बाद में कौन सी प्रेपोजिशन जो फिक्स्ड है वो याद आ रही है? सब लोग ट्राई देंगे, सब लोग कोशिश करेंगे। चलो पूरे वीक में 4 ही प्रेपोजिशनल फ्रेजेस आए थे ढंग के, फटाफट करवा देते हैं आपको। देखिए, कॉप के बाद लगता है विद, बैंट इंटेंट के बाद लगता है ऑन, स्वेयर के बाद लगता है इन, और रिजल्ट के बाद लगता है इन या इनटू। कॉप विद करना, किसी चीज़ से निपटना। बेंट या इंटेंट ऑन होना, किसी चीज़ पे उतारू होना। आई एम बेंट ऑन क्रैकिंग दिस एग्जाम, आई एम इंटेंट ऑन गेटिंग सक्सीडेड, है ना, गेटिंग सक्सेस। मैं उतारू हूँ, बेंट हूँ, इंटेंट हूँ इस एग्ज़ाम को पास करने में और सक्सीड करने में। चलिए, स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना, स्वेयर इन का मतलब होता है किसी को शपथ दिलवाना, याद रखे दिलवाना, है ना? दिलाना भी होता है और दिलवाना भी होता है। ठीक है, स्वेयर इन करना, किसी को शपथ दिलवा के किसी कुर्सी पे, गद्दी पे बिठाना। रिजल्ट इनटू का मतलब होता है, इन का मतलब होता है किसी चीज़ का दूसरी चीज़ में रिजल्ट होना, या उसका, है ना, नतीजा निकलना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वोकैब का पोर्शन आपने मोटा मोटा कर लिया है। ये लास्ट पोर्शन है अपनी वोकैब का, जनरल वोकैबलरी। जो ये सारे वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स मैंने सामने लिख दिए हैं, लेकिन मैच नहीं है ये। शायद यूफोरिया मीनिंग हो ट्रैक्शन का, शायद कार्नेज मीनिंग हो रिटोरिक का। एक बार इनको मैच कर लो, फिर ये वोकैब पोर्शन पूरा करके अपने क्लोज टेस्ट को सॉल्व करेंगे। चलो पॉज कर लोगे वीडियो को खुद से? ठीक है, करवाऊँ मैच? चलो, बिकरिंग क्या होती है? नोक झोंक। और नोक झोंक के लिए 3-4 वर्ड्स हैं। जो बच्चे अंग्रेजी घर में बोलते हैं उनको ये वर्ड्स अच्छे से पता होंगे, स्क्वेबल, क्विबल। और जो बच्चे अंग्रेजी जानते हैं, घर पे ना भी बोलते हो, उनको एक और वर्ड होता है ऑल्टरकेशन, वो पता होना चाहिए। ऑल्टरकेशन, ठीक है? बहस के, है ना, इधर उधर की नोक झोंक के सारे वर्ड्स हैं। तो बिकरिंग को आप ऑल्टरकेशन, स्क्वेबल या किबल से, यानी कि नोक झोंक से जोड़ के रखें। अगला वर्ड है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब होता है सपोर्ट, अप्रूवल। ट्रैक्शन उस फ्रिक्शन को बोलते हैं
जिसकी वजह से टायर सड़क पे चलता है। सड़क से फ्रिक्शन टायर पे लगेगा, इसी वजह से टायर आगे घूमेगा। अगर सड़क फिसल नहीं हो, सड़क पे बर्फ हो, सड़क पे तेल पड़ा हो, फ्रिक्शन नहीं बनेगा, ट्रैक्शन नहीं बनेगा, टायर कभी आगे नहीं जाएगा। इसीलिए मिट्टी में कभी कभी रेत में टायर फंस जाता है, क्योंकि उसको ट्रैक्शन या फ्रिक्शन नहीं मिलता है। समझ गए ना? तो ट्रैक्शन का मतलब होता है स्ट्रेंथ या अप्रूवल, किसी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो होती है ट्रैक्शन। चलिए ये मिल जाएगा एच के साथ। पोग्रोम का मतलब होता है नरसंहार, ब्लड शेड, जिनोसाइड, एथनिक क्लींजिंग, मैसेकर। बड़े स्केल पे ह्यूमंस की हत्या को नरसंहार को बोला जाता है, खून खराबे को पोग्रोम। हिटलर ने ज्यूज के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ पोग्रोम चलाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा आपका पोग्रोम बी से। इंजेमिनेट, किसी चीज़ को दोहराना बार बार, या किसी काम को करना बार बार, है ना। इंजेमिनेट करना, रिपीट करना, और रीटरेट करना, रीइटरेट करना, ये तीनों वर्ड्स एक ही हैं। थोड़े एडवांस्ड हैं लेकिन बार बार देख करके तो याद हो जाते हैं ना, बहुत बार हो चुके हैं वर्ड्स। इंजेमिनेट करना, रिपीट करना, रीइटरेट, इसका सिनोनिम है, ये बन जाएगा आई से। एक्सटेसी होती है जी परमानंद, चरम सुख। इसको यूफोरिया, इलेशन या एक्सॉल्टेशन से भी बताया जाता है। आज ये वर्ड जो है एक्सटेसी, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं डी से, है ना, परमानंद से। पैरामाउंट होता है जी सबसे ऊपर वाला, पहाड़ की चोटी के भी ऊपर वाला, मतलब सबसे जो ऊपर का जो पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का, वो होता है पैरामाउंट। और हमेशा या ज़्यादातर सबसे ऊपर की चीज़ ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, समझे। पैरामाउंट का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट या एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ समथिंग। इसको प्री एमिनेंट भी बोलते हैं। पैरामाउंट को कनेक्ट करेंगे आप जी से। डिरोगेटरी क्या होता है जी? जो आपके लिए आप पे छींटे लगाने वाला हो, लांछन लगाने वाला हो, आपकी बुराई करने वाला हो, आपकी, समझ गए ना। डेफेमेटरी बोल सकते हैं, डिफेमेशन करने वाला हो आपको। फेम यानी लोकप्रियता, डिफेम यानी बदनामी, डेफेमेटरी यानी बदनामी भरा। तो किसी के लिए गलत बात बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, उसके लिए बुराई कर रहे हो, ये सारे डेरोगेटरी या डेफोमेटरी बातें आप उस आदमी के लिए कर रहे हो। चलिए इसको आप जोड़ के रखेंगे ए से। रिटोरिक होती है जी बड़ी बड़ी बातें या लैंग्वेज का इस तरीके से इस्तेमाल कि आपकी बातें बड़ी लगे, इंप्रेसिव लगे, है ना। सिंपल सी बात को भी अगर शायर है, कवि है, तो वो बहुत घुमा फिरा के बताएगा, उस बात को सुनने में मजा आएगा आपको। इसी को बोलते हैं रिटोरिक। अक्सर रिटोरिक ऐसी बातों को भी बोला जाता है जो सिर्फ कहने के लिए होती हैं, जिनमें कुछ सच्चाई नहीं होती है। ठीक है, जैसे नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, हमें वोट दो, उसके बाद हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको भी पता है कुछ नहीं करेगा, उसको भी पता है मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन वो बात जो उसकी बड़ी बड़ी है, आर्टिस्टिक यूज ऑफ लैंग्वेज है, वही है रिटोरिक। लास्ट में वर्ड है सोजर्न। सोजर्न का मतलब होता है एक ब्रीफ विजिट या ले ओवर जो है समवेयर। 5 दिन गोवा रह करके आ गए तो वो इट वॉज अ गोवा वैकेशन और गोवा सोजर्न, है ना। 20 दिन आप मनाली चले गए, मनाली में आराम से ठंडे में से वर्क फ्रॉम होम किया आपने, तो वो आपका मनाली सोजर्न है या मनाली हॉलीडे या वैकेशन है। तो ये सोजर्न वर्ड भी आता है कभी कभी आर्टिकल्स में, सी से इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए वोकैब आपका यहाँ पे हो गया पूरा। अब जल्दी से क्या करते हैं, ग्रामर का पोर्शन बाद में करते हैं, पहले वोकैब पे जो क्विज है उसको देख लेते हैं। चलो जी, ये क्लोज टेस्ट अपना, जो भी वोकैब आपने सीखी है इस क्लोज टेस्ट पे अपने को अप्लाई करनी है। सारे क्वेश्चंस तो आपको नहीं दिख रहे होंगे ऑप्शंस के साथ में, क्योंकि एक ही आ पाएगा एक स्लाइड में। आप एक बार इस क्लोज टेस्ट को खुद से पढ़ें, एक मोटा मोटा आइडिया लें। क्लोज टेस्ट को एक बार खुद से पढ़ लेते हो ना, तो आपको पता लग जाता है थीम क्या है इसकी। थीम सी निकाल लो, वीडियो को पॉज करके, फिर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो खुद से कर लेना। आई होप कि हर बच्चा, हर लड़का और लड़की पहले इसको खुद से ट्राई दे रहे हैं। डैश द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फोस्टरिंग यूनिटी, द लीडर्स डैश इन सेस एंड डेरोगेटरी डैश। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो, देखो ये पूरा जो फ्रेज है जो है कॉमा से पहले वाला, ये एक फ्रेज है ना कि क्लोज। इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ डाल भी ले तो आगे वर्ब तो होनी चाहिए, वर्ब तो है नहीं कहीं। यूनिटी नाउन है, फोस्टरिंग इसका ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी ये चीज़ आएगी उसका ऑब्जेक्ट होगा। यानी कहने का मतलब है इस सेंटेंस में ट्रू जो सब्जेक्ट है ना वो बनेगा कॉमा के बाद लीडर्स, और लीडर्स के लिए सेकंड नंबर वाले में हमें चाहिए एक वर्ब। तो ये फर्स्ट नंबर वाला है ना, आप इसको भी स्किप कर दो, मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ बढ़ो और उसकी वर्ब को ढूंढो। ऐसा ही करना चाहिए क्लोज टेस्ट, इससे ईजी हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को डैश करते हुए जो है फोस्टर करने की, जो है बड़ा करने की, यूनिटी को यानी एकता को फोस्टर करना यानी बड़ा करना, पालना पोसना। हमारे जो लीडर्स हैं वो डैश करते हैं इन सेजेंट डेरोगेटरी डैश को। इन सेजेंट मतलब जो रुके नहीं, जो सीज ना करे, जो लगातार चले।
डिरोगेटरी मतलब जो बुराई करने वाला हो, जो गालियों से भरा हो, जो बहुत खराब हो। और यहाँ पे भी कोई नाउन नहीं आएगा जो डिरोगेटरी एडजेक्टिव से मॉडिफाई होगा। हमारे लीडर्स लगातार डिरोगेटरी इन थिंग्स को डैश करते हैं। क्या करेंगे वो? कॉप अप विद करेंगे, इंजेमिनेट करेंगे, पुट अप विद करेंगे, या पोग्रोम करेंगे। पोग्रोम का मतलब होता है नरसंहार। कोप अप विद का मतलब होता है निपटना या सामना करना। इंजेमिनेट का मतलब होता है दोहराना। और पुट अप विद का मतलब भी होता है निपटना या सामना करना। देखो पोग्रोम तो वो करेंगे नहीं, पोग्रोम तो एक नाउन है, यहाँ आ नहीं सकता। कोप अप विद और पुट अप विद दोनों आते हुए लग रहे हैं। वो सामना करते हैं, निपटते हैं खराब बातों से जो उनके ऊपर गिरती हैं, है ना, हमारे लीडर्स के ऊपर। कोई गाली दे रहा है लीडर्स को, कोई उनकी बुराई कर रहा है। ये ए और सी दोनों आंसर बन सकते हैं। हाँ, बी भी आंसर बन सकता है, लेकिन इसका मतलब ये होगा लीडर्स खुद ही इंजेमिनेट कर रहे हैं, यानी दोहरा रहे हैं गलत बातों को। भाई फोस्टर करना है यूनिटी को, तो फिर आप खुद ऐसी गलत बातें कैसे कर सकते हो? मीनिंग के साथ में सिचुएशन भी देखो। बी को मैं इसलिए बाहर कर दूंगा क्योंकि लीडर्स यहाँ पे यूनिटी को, एकता को बढ़ावा दे रहे हैं। जब वो खुद बढ़ावा देंगे तो खुद वो इंजेमिनेट या दोहरा नहीं सकते हैं इनसर्जेंट डेरोगेटरी रिमार्क्स को। तो कहने का मतलब है बी हो गया बाहर, डी हो गया बाहर, बचा ए और सी। दोनों सही हैं, लेकिन ए की स्ट्रक्चर गलत है। कोप विद नाम की फ्रेजल वर्ब होती है अंग्रेजी में, अप नहीं लगता। सही फ्रेजल वर्ब होगी यहाँ पे पुट अप विद। ठीक है, कोप अप लग गया तो इस वजह से गलत हो गया। अप की वजह से आप जो है कोप विद लगाना था ना, कोप अप विद नाम की तो फ्रेजल वर्ब है ही नहीं, तो इस वजह से गलत है। बाकी सी आपका आंसर बनेगा इस केस में। तो वो पुट अप विद करते हैं, निपटते हैं इनसर्जेंट डेरोगेटरी। अब वो डेरोगेटरी क्या चीज़ें हैं? डेरोगेटरी यूफोरिया है, पैरामाउंट है, रिटोरिक है, या सोजर्न है। सोजर्न मतलब छोटा सा हॉलीडे है ना, कहीं स्टे। यूफोरिया यानी परमानंद। पैरामाउंट मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिटोरिक का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें। तो वो रिटोरिक से पुट अप विद करते हैं, जो उनके ऊपर जुमले पड़ते हैं, लोगों के ताने पड़ते हैं, उनको वो जो है उनसे निपटते हैं, है ना, सहते हैं उनको। तो डी आपका आंसर बनेगा। अब देखो ये सारा काम वो कैसे करते हैं? ये सारा काम करते हैं, एक नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं अपने। ये सारा काम करते हैं वो पुट अप विद करते हुए, सेटल्ड विद करते हुए, सॉन इन करते हुए, या इन टैंडम। देखो जी, सेटल्ड विद होते हुए। वो सेटल्ड हैं, बर्डनड हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है यूनिटी को फोस्टर करने की। उनके ऊपर जिम्मेदारी डली हुई है कि यूनिटी को आपको संभाल के रखना है, देश की एकता को बनाए रखना है। तो इसके लिए वो अपने ऊपर पड़ने वाली गालियों को भी, डेरोगेटरी रिटोरिक को भी पुट अप विद करने को तैयार हो जाते हैं। समझ गए? थोड़ा अच्छे लेवल का बनाया, लेकिन मज़ा आना चाहिए ना आपको भी। इजी इजी तो फिर मिल ही जाएगा आपको इंटरनेट पे, है ना, इजी वाले तो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में आ जाएगा सेटल्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड में आ जाएगा द लीडर्स पुट अप विद द इंसेसेंट डेरोगेटरी। और डेरोगेटरी क्या है? डेरोगेटरी है रिटोरिक। आगे कह रहा है जी, इंटेंट एट विद ऑन या बाय अवॉइडिंग अ डेमोक्रेटिक कोलैप्स दे दे डैश द पैरामाउंट नीड फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। अगेन सब्जेक्ट जो यहाँ पे मिलेगा वो आपको मिलेगा दे। इंटेंट एक एडजेक्टिव है, ये पूरा एडजेक्टिवल फ्रेज है। कह रहा है जी डैश होकर के, इंटेंट होकर के। इंटेंट होना यानी उतारू होना, बताया था ना मैंने आपको, इंटेंट या बेंट होना, किसी चीज़ पे उतारू होना। उतारू होकर के कि वो अवॉइड करेंगे देश में डेमोक्रेसी के कोलैप्स को, वो लोग इस काम को किया करते हैं। जब भी किसी चीज़ पे इंटेंट या बेंट होंगे, इंटेंट या बेंट होंगे, तो आप यूज़ करेंगे ऑन का, यहाँ लगेगा इंटेंट ऑन। और वो करते क्या है फिर? उतारू होकर के वो उतारू होकर के वो दे, पांचवें में देखना है अपने को, जस्ट ए मिनट। दे रीइटरेट ट्रैक्शन इन टेंडम या बिकर। बिकर का मतलब नोक झोंक करना, ट्रैक्शन का मतलब है सपोर्ट, इन टेंडम का मतलब है इन क्लोज कोऑपरेशन, रिट्रेट का मतलब है रिपीट करना, इंजेमिनेट करना। वो दोहराते हैं उस पैरामाउंट नीड को जो है कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की। बार बार वो बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करो, हमें डेमोक्रेटिक कोलैप्स जो है कंट्री में नहीं होने देना। ठीक है, तो पांचवें में दे रीइटरेट, यानी ए आपका आंसर बनेगा। कह रहे जी दिस कलेक्टिव एफर्ट गेन्ड डैश। इस कलेक्टिव एफर्ट ने गेन किया डैश को। गेन एक्सटेसी को किया, ट्रैक्शन को किया, डेरोगेटरी को किया, रिटोरिक को किया। रिटोरिक तो हो नहीं सकता, रिटोरिक का मतलब होता है बातचीत। एक्सटेसी यानी परमानंद, ट्रैक्शन यानी सपोर्ट, अप्रूवल। डेरोगेटरी एक एडजेक्टिव है, गेन वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। डेरोगेटरी मतलब बदनामी भरा, डेरोगेटरी है ना, पीछे आर वाई लग गया, एडजेक्टिव बन गया। तो इस कलेक्टिव एफर्ट ने गेन किया ट्रैक्शन को, इसको अप्रूवल मिला। गेन ट्रैक्शन एक फिक्स्ड कोलोकेशन फ्रेज है अंग्रेजी में। जिस भी चीज़ को सपोर्ट या अप्रूवल मिले वो गेन ट्रैक्शन करती है। ठीक है, और ये कैसे किया इसने?
ट्रांसेंडिंग डिवाइसिव टेंडेंसीज एंड लीडिंग टू ए एन सेंस ऑफ कोलैबोरेशन। ये जो गेन ट्रैक्शन मिला इस कलेक्टिव एफर्ट को, ये मिला जब वो ट्रांसेंड कर गया, पार चला गया, गो बियॉन्ड हो गया। ट्रांसेंड करना यानी गो बियॉन्ड होना। डिवाइसिव टेंडेंसीज के, ऐसी प्रवृत्तियों के, टेंडेंसीज के जो डिवाइसिव हैं, जो डिवीजन डालती हैं, फूट डालती हैं। और इसने सारा काम किया लीड टू करते हुए, हमें ले जाते हुए एक सेंस ऑफ कोलैबोरेशन की तरफ जो है इस टाइप का। सेटल्ड है, पोग्रोम है, एक्सटेटिक है या रिटोरिक है। देखिए सेंस ऑफ कोलैबोरेशन यानी कोलैबोरेशन की भावना, और ये कोलैबोरेशन की भावना बड़ी अच्छी होगी। डिवाइसिव टेंडेंसीज को आपने छोड़ दिया है ना, इस पूरी चीज़ को ट्रैक्शन मिला, लोग एक साथ यूनिटी में आए, तो वो जो मतलब सेंस ऑफ कोलैबोरेशन है वो एक्सटेटिक है, परमानेंट से भरा है। ठीक है, एक्सटसी, एक्सटसी बन जाएगा नाउन और एक्सटेटिक बन जाएगा एडजेक्टिव, जो कि इस सेंस को मॉडिफाई करेगा। रिटोरिक तो खुद ही एक नाउन है, पोग्रोम भी एक खुद ही नाउन है। पोग्रोम का मतलब है नरसंहार। सेटल्ड एक एडजेक्टिव है, लेकिन सेटल्ड का मतलब होता है बर्डन से दबा हुआ, है ना, बोझ के तले दबा हुआ। तो ये सेंस ऑफ कोलैबोरेशन सेटल्ड नहीं होगा, बोझ के तले नहीं होगा, ये एक्सटेटिक होगा, ये परमानेंट से भरा होगा। आगे आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इससे आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। जो आपने ऊपर आंसर देखे हैं उनका आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाएगा। ऑफ द टेबल वर द डिवाइसिव मेजर्स, सभी के सभी वो डिवाइसिव मेजर्स जो हैं वो ऑफ द टेबल थे, कंसिडरेशन से बाहर थे। जिन्होंने फ्यूल किया था, दैट हैड फ्यूल्ड टेंशन, जिन्होंने तनाव को समाज में भड़काया था। अब वो सभी के सभी समझ गए ना, बाहर थे, खेल से बाहर थे, वो ऑफ द टेबल थे। इन दिस न्यू एरा द लीडर्स वर डिटर्मिन्ड, इस नई एरा में लीडर्स डिटर्मिन्ड थे, एकदम संकल्पबद्ध थे, तैयार थे। टू बिल्ड ब्रिजेस, ताकि वो ब्रिजेस को बिल्ड करें, झगड़ों को सुलझाएं। बिल्ड ब्रिजेस करना, झगड़े सुलझाना। एंड कल्टिवेट अ थ्राइविंग यूनाइटेड कम्युनिटी, और वो कल्टिवेट करें, फॉस्टर करें, बनाएं एक बड़ी ज़्यादा थ्राइव करती हुई, डेवलप करती हुई, ग्रो करती हुई यूनाइटेड कम्युनिटी को, एक रह करके बनने वाली जो है समाज को। ठीक है, तो इससे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको और मिल गया कि ऊपर जो आपने आंसर डाले हैं वो सही डाले हैं, गलत डाले हैं। चलो जी, ये हो गया आपका वोकैब का पोर्शन। होपफुली बहुत हैवी नहीं हुआ हो। पूरे वीक को जब एक साथ आप इकट्ठा करते हो तो थोड़ा हैवी हो जाती है डोज, है ना। अब आएंगे अपने ग्रामर पोर्शन पे। 5 या 4 कॉन्सेप्ट्स हैं वो जो ग्रामर के आपने सीखे थे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये था कि WH वर्ड्स, व्हाट, वेयर, वाई, विच, हाउ, व्हेन, जब भी ये स्टार्ट में आ जाए सेंटेंस के, और सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क हो यानी सवाल पूछा गया हो, तो आपको इन्वर्जन करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है इन वर्ड्स के बाद। और अगर ये सेंटेंस के बीच में आए, सेंटेंस के बीच में आए, तब कोई इन्वर्जन नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब को इन जो है सब्जेक्ट के पहले नहीं रखना है या इन वर्ड्स के बाद में नहीं रखना है। प्रैक्टिकली देखेंगे, वाई द CEO हैज़ रिजाइंड, CEO ने क्यों रिजाइन किया है। वाई द CEO हैज़ रिजाइंड, सेंटेंस के शुरू में आ रहा है WH वर्ड वाई, क्वेश्चन मार्क भी है, लास्ट में सवाल भी पूछा हुआ है, तो इन्वर्जन करवाना जरूरी था। आपको यहाँ पे हैज़ जो वर्ब है इसको वाई के बाद में रखना होगा। वाई हैज़ द CEO रिजाइंड। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, वाई वी आर स्टिल फिगरिंग आउट वाई हैज़ द CEO जो है रिजाइंड लिखना था ना, यहाँ पे रिजाइन कर लेना, रिजाइंड। हम अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि CEO ने रिजाइन क्यों किया। अब यहाँ पे वाई आया सेंटेंस के मिड में, स्टार्ट में तो नहीं आया, और लास्ट में लगा हुआ है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, मतलब यहाँ पे इन्वर्जन नहीं करना। और अगर इन्वर्जन नहीं करना है तो ये हैज़ जो है CEO के पहले नहीं आएगा, इसको यहाँ से हटाओ, इस हैज़ को CEO के यानी सब्जेक्ट के बाद लगाओ, हैज़ रिजाइंड। तो समझ गए, फर्स्ट केस में हैज़ जो है CEO से पहले आएगा, वाई के बाद। लेकिन सेकंड केस में हैज़ CEO के बाद में आएगा, वाई के बाद नहीं आएगा। बस अब यही कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि यहाँ तो ऐसे किया और यहाँ ऐसे किया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, वाई की पोजीशन देख लो और उसके हिसाब से देख लो वर्ब का क्या करना है। ये सारे WH वर्ड्स के साथ अप्लाई होगा। हाउ शी क्रैक दिस एग्जाम सो इजीली, उसने क्रैक कैसे किया इस एग्जाम को इतना आसानी से। सवाल पूछा गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, हाउ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हाउ के बिल्कुल बाद में रखना होगा, सब्जेक्ट यानी शी से पहले। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो क्या करेंगे, आप यहाँ से डिड को निकाल के हाउ के बाद में रखेंगे, और डिड के साथ में हमेशा बेस फॉर्म आती है वर्ब की, तो यहाँ लिखेंगे क्रैक। हाउ डिड शी क्रैक दिस एग्जाम ईजिली। सेकेंड सेंटेंस में क्या हुआ, शी टोल्ड अस हाउ डिड शी क्रैक दिस एग्जाम ईजिली, उसने हमें बताया कि कैसे उसने इस एग्जाम को ईजिली क्रैक किया। यहाँ पे हाउ बीच में आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा। डिड को गलत रखा हुआ है, यहाँ पे निकाल दो और इसको पास्ट इंडेफिनिट बना दो, क्रैक लिख दो यहाँ पे।
ठीक है, इस डिड को निकाल के यहाँ पे करेक्ट लिख दो। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्विज में दिया था ड्यूरिंग द एडिटोरियल। एम्प्लॉयज वर हैप्पी व्हेन वाज अ न्यू बोनस अनाउंस्ड बाय द कंपनी। एम्प्लॉयज बड़े खुश थे जब एक नया बोनस अनाउंस किया गया कंपनी के द्वारा। भाई साहब व्हेन जो है बीच में आ रहा है, मिड में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, यानी ये सेंटेंस जो है इन्वर्जन नहीं मांग रहा। तो एक न्यू बोनस जो है, सब्जेक्ट जो है, इसकी वर्ब इससे पहले ना रखे बल्कि इसके बाद रखे। तो यहाँ से हटा के लिखे अ न्यू बोनस वॉज अनाउंस्ड। ठीक है, व्हेन अ न्यू बोनस वॉज अनाउंस्ड। तो ये था अपना पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लास्ट वीक में हो गया अच्छे से और आपने इसको भी रिवाइज भी कर लिया। सेकंड पे आ जाओ, अब लास्ट में क्विज है छोटा सा, उसको सॉल्व करना है ना। सेकंड कॉन्सेप्ट ये कहता है जी, अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं और उनमें से एक को चुनना है तो आप यूज़ करें ईदर का। अगर दो चॉइसेस हैं और उनमें से एक को चूज़ करना है तो यूज़ करें ईदर का। और अगर आपको दोनों में से एक को भी चूज़ नहीं करना है तो यूज़ करें नीदर का। लेकिन दो में से एक की बात हो रही है। मान लीजिए आपके पास कई हैं, दो से ज़्यादा हैं, 3 है, 4 है, 5 है, उनमें से एक को चूज़ करना है तो यूज़ करें एनी का, और एक को भी चूज़ नहीं करना है तो यूज़ करें नन का। 5 दोस्त हैं, अगर उनमें से एक को चूज़ करना है तो यूज़ करेंगे किसका, एनी का। लेकिन 2 दोस्त हैं, उनमें से एक को चूज़ करना है तो यूज़ करेंगे ईदर का। 5 दोस्तों में से एक को भी यूज़ नहीं करना है, चूज़ नहीं करना है, एक को भी दोस्त नहीं बनाना है तो यूज़ करेंगे नन का। और 2 में से एक को भी चूज़ नहीं करना है किसी काम के लिए तो यूज़ करेंगे नीदर का। तो 2 के लिए इधर नीदर, 2 से ज़्यादा के लिए एनी और नन। लेकिन काम करेंगे सिर्फ एक को बाहर निकालने का किसी ग्रुप में से। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट ये समझ लोगे तो बड़ा इजी है। थोड़ा सा एक बार दिमाग में फ्रेमवर्क बनाना होगा आपको, है ना। 2 आपके पास चॉइस हैं, 3 चॉइस हैं, बस इतना अपने दिमाग में थोड़ा इमेजिन करो। क्वेश्चन देखोगे अब इजीली हो जाएगा ये। शी क्रॉस द रोड ओनली व्हेन देर वर नो व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम इधर या एनी साइड। वो रोड को क्रॉस किया करती थी जब वो देखती थी कि कोई भी व्हीकल ना आ रहा हो किसी भी साइड से। मुझे बताओ रोड की कितनी साइड्स होती हैं? आप सड़क क्रॉस कर रहे हो, सड़क पार कर रहे हो, कितनी साइड होंगी भाई? सीधी सड़क होगी, एक लेफ्ट एक राइट, बीच में से आप पार कर लोगे, ऐसा ही होगा ना। तो जब 2 में से एक साइड पकड़नी है तो आप यहां पे यूज करेंगे ईदर का, ना कि एनी का। ठीक है, कमिंग फ्रॉम ईदर साइड। जब किसी भी एक साइड से व्हीकल ना आ रहा हो तो उस केस में वो रोड पास कर जो है क्रॉस करती है। दोनों साइड से अगर व्हीकल आ रहे हो तो वो रोड को क्रॉस नहीं करती है। चलो, वैसे ईदर साइड जो है ना, ये फ्रेज अंग्रेजी में ईदर साइड फ्रेज का मतलब ये भी होता है बोथ साइड्स। ईदर साइड एक फ्रेज अंग्रेजी में जिसको मॉडर्न अंग्रेजी में बोला जाता है बोथ साइड्स। ठीक है, तो वो फिर किसी दिन समझाएंगे, वो अब आगे हो जाएगा, लंबा काम है ना, छोड़ो अभी। चलो अगला देखो, नीदर या नन ऑफ हर, हर कर लेना, हर पेरेंट्स वॉज हर्ट इन द एक्सीडेंट। उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक्सीडेंट में हर्ट नहीं हुआ। उसके पेरेंट्स में से एक भी जो है एक्सीडेंट में हर्ट नहीं हुआ। एक को चूज करना है, लेकिन पेरेंट्स 2 ही हैं तो 2 में से एक को चूज करना है। 2 में से एक को चूज करना है तो यूज करेंगे नीदर का। ठीक है, यहाँ पे एनी साइड नहीं होगा, यहाँ पे ईदर साइड होगा। यहाँ पे नन ऑफ द पेरेंट्स नहीं होगा, यहाँ पे ईदर नीदर ऑफ द पेरेंट्स होगा। पेरेंट 2 ही होते हैं ना, माता और पिता। 2 में से एक भी हर्ट नहीं हुआ तो एक 2 में से नहीं, मतलब नीदर का इस्तेमाल होगा। द प्रपोजल फाउंड सपोर्ट फ्रॉम नीदर या नन ऑफ द 182 मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन। प्रपोजल को सपोर्ट मिला 182 में से एक कंट्री से भी नहीं। नीदर या नन ऑफ द 182 कंट्रीज। भाई साहब 182 हैं, 2 से ज़्यादा हैं तो नीदर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, इस्तेमाल करेंगे नन का। फील फ्री टू ऑर्डर इधर या एनी ऑफ द डिशेज फ्रॉम द मेन्यू। फील फ्री करें यानी आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं ऑर्डर करने के लिए कोई भी डिश को इस मेन्यू से। देखो मेन्यू में 2 डिश भी हो सकती हैं और 20 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली 2 डिशेस का मेन्यू नहीं होता, जनरली नहीं होता। मान लीजिए एक ऐसी दुकान गए हैं जहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं, दाल और रोटी। मतलब ऐसा ढाबा है, रेस्टोरेंट है जहाँ पे 2 ही डिश है आपके पास, दाल और रोटी। तो फिर मेन्यू क्यों लेकर के आएगा वो आपके पास? लाएगा मेन्यू? मेन्यू खोलोगे आप, एक पेज पे दाल लिखा होगा, एक पेज पे रोटी लिखा होगा, ऐसा होगा? जनरली मेन्यू में 50, 20, 30 आइटम्स होती हैं, तभी मेन्यू आपको दिया जाता है। तो आपको कह रहा है कि मेन्यू में से कोई भी एक डिश जो है आप चूज कर ले, इधर करूंगा या एनी करूंगा। देखो टेक्निकली यहाँ पे आना चाहिए एनी। भाई मेन्यू में डिशेस बहुत सारी होंगी, बहुत सारे पकवान होंगे, उन्हीं में से एक को करना है। मोर देन 2 ही होंगे जनरली, तभी मेन्यू बनाया गया है, तो एनी ऑफ द डिशेस। चलो अगला देखो, फील फ्री टू सेलेक्ट एनी ऑफ द डिजर्ट या ईदर ऑफ द डिजर्ट्स ऑन द मेन्यू, दे आर बोथ डिलीशियस। आप आज़ाद हैं कोई भी डिजर्ट को, कोई भी मीठे वाले पकवान को मेन्यू में से सिलेक्ट करने के लिए। दोनों के दोनों ही बड़े स्वाद हैं। तो मीठा तो 2 ही हो सकता है ना भाई, खाने वाला मीठे वाला जो कॉलम है उसमें 2 ही चीज़ें हों, गुलाब जामुन और रसमलाई।
तो उसने बोला दोनों ही, बोथ आर डिलीशियस, तो इसका मतलब दो में से एक चूज करना है, यहां लिखेंगे ईदर। ठीक है, तो यहाँ ईदर ऑफ, यहाँ एनी ऑफ डिशेज, यहाँ ईदर ऑफ डिजर्ट्स। मेरे ख्याल से अब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा। हमेशा जब भी कॉन्सेप्ट सीखो तो उसका एक छोटा सा हिंट है, ट्रिक है, आपको आया या नहीं आया आपको पता करना है। अगर उस कॉन्सेप्ट को आप बिना इस वीडियो को देखे और बिना इन सेंटेंसेस को यूज़ करें किसी दूसरे बच्चे को पढ़ा सकें और उसके जवाब को, उसकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकें, वो कॉन्सेप्ट आपको आ गया। समझ गए? नॉलेज मुझसे आपको वैसी ही लेनी है जिसमें आपको मेरा नाम ना देना पड़े, किसी को मेरे चैनल का लिंक ना देना पड़े। नॉलेज आपके पास ऐसी हो, आप खुद उसको बताएं कि देख मैं ये बता रहा हूं तुझे, अब इसमें कुछ, तुझे कुछ इसमें गलत लगता है तो मुझे बता सामने से, है ना? ऐसी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव वर्ब्स का, हैव और गेट का। दोनों का मतलब होता है किसी से किसी काम को करवाना, किसी से किसी काम को करवाना, मजबूरी में करवाना, पैसे दे के करवाना, लेकिन किसी से करवाना, ना आप खुद करें ना वो आदमी खुद करे, आप उससे करवाएं। फॉर्मूला ये कहता है जब आप किसी से काम करवाते हैं और डूअर को हैव के बाद में रखते हैं, हैव वर्ब के बाद में रखते हैं, तो वर्ब की बेस फॉर्म में उस काम को लिखा जाता है। लेकिन अगर जिस काम को आपने करवाया है वो काम जो अगर आप हैव के बाद रख दें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से उस काम को लिखा जाता है। सेंटेंस देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन गेट के केस में थोड़ा अलग है। इसमें जब डूअर गेट के बाद होता है तो टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर काम गेट के बाद में जो करवाया गया है गेट से, उस काम को आपने गेट के बाद रखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हैव की तरह। यानी कि रिसीवर हैव या गेट के बाद में होगा तो V3 ही लगेगी दोनों में। लेकिन जब डूअर हैव या गेट के बाद में होगा तो हैव लेगा वर्ब की बेस फॉर्म को, गेट लेगा टू इन्फिनेटिव को। अब देखो क्वेश्चंस, ये चारों क्वेश्चंस में आपको रिलीज वर्ब को यूज करना है सूटेबल तरीके से। द पुलिस हैड द किडनैपर रिलीज द हॉस्टेजेस। पुलिस ने हैड यानी ये काम करवाया, और किससे करवाया? किडनैपर से करवाया। और क्या काम था? रिलीज करना, हॉस्टेजेस को छोड़ देना, बंदियों को, कैदियों को। पुलिस वालों ने कैसे भी करके किडनैपर को मजबूर किया कि अपने हॉस्टेजेस को, बंदियों को छोड़ दे। देखो जी, जिससे काम करवाया किडनैपर, वो हैव वर्ब के बिल्कुल बाद में आ रहा है, पॉजिटिव के। अगर डूअर बाद में आ जाए तो वर्ब कौन सी यूज होगी? बेस फॉर्म। यहां लिखेंगे रिलीज द हॉस्टेजेस, ठीक है? लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, द पुलिस हैड हॉस्टेजेस रिलीज बाय द किडनैपर। पुलिस ने हॉस्टेजेस को रिलीज करवाया किडनैपर के थ्रू। समझे मेरी बात? यहां पे रिलीज वर्ब जो है इसका डूअर किडनैपर है, और रिलीज जिसको किया गया है वो है हॉस्टेज, वो है इस एक्शन का रिसीवर। और रिसीवर को आपने वर्ब के बाद में रखा है तो इस केस में यहां लगेगा V3, रिलीज लिखना पड़ेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब वर्ब देख लो, एक्शन का रिसीवर अगर उसके बाद में है तो एक्शन को बेस फॉर्म में रख दो। अगर एक्शन को रिसीवर उसके बाद में है तो एक्शन को थर्ड फॉर्म में रखो, और अगर डूअर बाद में है तो एक्शन को बेस फॉर्म में रखो। गेट के साथ भी यही करना है। यहां पे हैड की जगह गॉट लगा दिया, लेकिन गॉड में जब डूअर होता है तो वो लेता है टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, तो गॉड द किडनैपर टू रिलीज द हॉस्टेजेस। लेकिन गॉड के बाद में अगर आप हॉस्टेजेस को रख देंगे, एक्शन के रिसीवर को रख देंगे, छोड़ा किसको गया है? हॉस्टेजेस को, तो आप यहां पे लिखेंगे रिलीज्ड। वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट और हैव दोनों लेती हैं। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट को मैंने कंफ्यूज नहीं किया ज़्यादा। बहुत डिटेल में तो आपको ग्रामर सीरीज में करवाया गया आधे घंटे में, एडिटोरियल में भी काफ़ी डिटेल में करवाया जाता है। यहाँ पे आपको मैं रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर पहले आपको रेफरेंस मिला होगा इस कॉन्सेप्ट का तो बड़ा इजीली रिवीजन आपका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था क्विज के दौरान एडिटोरियल में, बहुत बच्चों का गलत था, इसको भी करवा देता हूँ। आफ्टर द जर्नी आई हैड टू गेट माई कार टू बी रिपेयर्ड एंड वॉश्ड इन अ नियर बाई गैरेज। जर्नी के बाद में मुझे इस काम को करना पड़ा, आई हैड टू। देखो हैड यहाँ पे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू वाला मजबूरी वाला वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब नहीं है। पॉजिटिव वर्ब होती तो इसके बाद डूअर या रिसीवर होता, यहाँ तो टू लगा हुआ है। समझे मेरी बात को? पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पे गेट। हैव तो पॉजिटिव वर्ब नहीं है, हैव यहाँ पे एक मजबूरी की बात कर रहा है। आई हैव टू, आई हैड टू, आई हैड टू गो, आई हैड टू ईट, तो आई हैड टू गेट माई कार। अब देखो कार को रिपेयर और वॉश करवाना है। रिपेयर किसको होगा? कार को होगा। वॉश किसको करना है? कार को करना है। गेट वर्ब के बाद में आपने रिसीवर को रखा हुआ है, गेट के बाद में रिसीवर को रखा हुआ है, यानी लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे रिपेयर्ड और यहाँ लिखेंगे वॉश्ड। ये टू भी जो लिखा है ना इसको निकालना है। आई हैड टू गेट माई कार रिपेयर्ड एंड आई हैड टू गेट माई कार वॉश्ड इन अ नियर बाई गैरेज। ये टू भी लगा करके थोड़ा कंफ्यूज किया था मैंने आपको, ठीक है ना? गेट माई कार रिपेयर्ड अपने आप ही सही हो जाता बिना टू बी के। चलो कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? भाई लाइक्स दे दिया करो, प्यार दे दिया करो। ये वीडियो बनाने में मेहनत भी लगती है और
देख पा रहे होंगे आप कंटेंट कितना है। मेरे को एक चैनल बता दो आप यूट्यूब पे, एक पेड कोर्स बता दो जहां पे इस शिद्दत के साथ में, इतनी बारीकी और गहराई के साथ में कंटेंट आपको दिया जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं का डिफरेंस करूं एजुकेशन के फील्ड में। आपके लाइक्स और शेयर से इस कैंपेन को रीच मिलेगी, है ना। चलो लास्ट अपना कॉन्सेप्ट है, लास्ट है, सेकंड लास्ट है, देख लेना। कॉजेटिव वर्ब्स अंग्रेजी में, ये सारी वर्ब्स हैं। अब कोई बच्चा बोलेगा सर इतनी सारी वर्ब्स मैं कैसे याद करूंगा, करनी पड़ेंगी। ये सारी वो वर्ब्स हैं जिनको अंग्रेजी में स्टेटिव वर्ब्स बोला जाता है, और इनकी अलग अलग कैटेगरीज भी हैं। कैटेगरी में अगर याद कर लोगे तो और आसान रहेगा। फीलिंग्स की ये सारी वर्ब्स हैं, थॉट्स यानी सोच की ये सारी वर्ब्स हैं, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, कंसीडर, थिंक, बिलीव। सेंसेस की ये सारी वर्ब्स हैं, फील, लुक, अपीयर, सीम, स्मेल। पोजेशन की ये सारी वर्ब्स हैं, पोजेशन यानी किसी चीज़ को पोजेस करना, बिलोंग, हैव, पोजेस, ऑन। इन वर्ब्स को कभी भी मेन वर्ब में वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज़ या कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करना। अगर ये कंटिन्यूस टेंस में आई हो, एग्जामिनर ने दिया हो, तो आपको कंटिन्यूस को इंडेफिनिट टेंस में बदल देना है। और अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूस में आई हो, तब उसको परफेक्ट टेंस में बदल देना है। समझ गए? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन वर्ब्स में एक स्टेट यानी अवस्था को बताया जाता है, किसी एक्शन को नहीं बताया जा सकता। एक्शन वो होता है जिसमें टाइम लग सके। आपने 5:15 पे शुरू किया, 5:20 पे खत्म किया, तो 5 मिनट लग गए, तो कंटिन्यूस टेंस में वो एक्शन 5 मिनट हुआ। लेकिन स्टेट जो है ना, वो 5 मिनट जो है कंटिन्यूस नहीं चलती है। या तो आप किसी को प्यार करते हैं या प्यार नहीं करते हैं। प्यार कर रहे हैं ऐसा कोई अंग्रेजी में फ्रेज नहीं होता। या तो आप किसी चीज़ को ऑन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपके नाम वो चीज़ है तो आप ऑन करते हैं, अगर आपके नाम वो चीज़ नहीं है वो ऑन नहीं करते हैं। ऑन करने के एक्शन में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो जब इन वर्ब्स में टाइम का डिफरेंस या टाइम का डिले नहीं होता है, इसलिए इन वर्ब्स को वर्ब के आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब में नहीं लिखा जाता है। ठीक है। कभी कभी आपको वर्ब के आईएनजी फॉर्म में वर्ब्स मिलेंगी, तब ये पार्टिसिपल या जीरंड होंगी, उसमें कोई मतलब मना नहीं है, वो रख सकते हो आप। पार्टिसिपल जीरंड बना के इन वर्ब्स को यूज कर सकते हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट इज अपीयरिंग कंसर्न्ड विद द राइजिंग वायलेंस। सरकार दिखाई दे रही है बहुत परेशान बढ़ती हुई वायलेंस से। देखो अपीयर का मतलब है दिखाई देना। दिखाई देने की जब भी बात हो, अपीयर वर्ब का इस्तेमाल हो, तब उस केस में दिखाई देने की बात हो, सेंसेस की बात हो, तो आपको इसको वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करना है। कंटिन्यूस से इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाओ। प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना, तो इज अपीयरिंग से यहां लिख दो अपीयर्स। गवर्नमेंट अपीयर्स। ठीक है। शी इज अपीयरिंग इन द कोर्ट टुडे। वो कोर्ट में आज अपीयर हो रही है। क्या करें यहां पे? शी अपीयर्स लिख दूं? नहीं, इससे पंगे नहीं लेने। अपीयर वर्ब के कई मीनिंग्स हैं। मैं कह रहा हूं सेंसेस वाला मीनिंग जब आए, दिखाई देने वाला, दिखाई देने वाला, तभी इस पंगे को आपको करना है। ये जो सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है भाई साहब, इन्हीं वर्ब्स के इन्हीं मीनिंग्स के साथ लगेगा। अपीयर का मतलब ये भी होता है कहीं पे प्रेजेंट होना। कोर्ट में अपीयर हो रही है मतलब कोर्ट में आने वाली है, वो कोर्ट में प्रेजेंट होगी, वो आज उसकी तारीख है। तो यहाँ पे दिखाई देने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रेजेंट होने की बात हो रही है। तो ये इज अपीयरिंग वर्ब बिल्कुल सही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी मीनिंग के साथ में ये वर्ब जो है स्टेटिव होंगी। अगर इनके कोई और मीनिंग्स हैं वहाँ पे इनको स्टेटिव वर्ब नहीं बनाना है। मोस्ट सेलिब्रिटीज आर ऑनिंग विलाज एंड लग्जरी कार्स। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज जो हैं वो ऑन कर रहे हैं, वो मालिक हैं विलाज के और लग्जरी कार्स के। ऑन करना, मालिक बनना एक स्टेटिव वर्ब है। इसको आईएनजी फॉर्म में ना लिखें, आप ये लिखें मोस्ट सेलिब्रिटीज ऑन इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन ये देखो, द एक्टर वॉज अक्यूज ऑफ पजेसिंग अनलाइसेंस्ड वेपन्स। एक्टर जो है अक्यूज था, आरोपी था पजेस करने का, मालिक होने का या कब्जे में रखने का अनलाइसेंस्ड वेपन्स को, गैर कानूनी हथियारों को। पजेस वर्ब स्टेटिव है, लेकिन मेन वर्ब की तरह यहाँ नहीं आई है। यहाँ पे पजेस जो है ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म जीरंड है। तो बताया था ना आपको भाई साहब, जब ये मेन वर्ब्स नहीं है तो पंगे नहीं लेने हैं। ये एक जीरंड है, पजेसिंग यहाँ पे लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए ना? अगर मेन वर्ब होती है फिर पजेस लगाना पड़ता है, इसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म हटानी पड़ती है। जीरंड पार्टिसिपल में स्टेटिव वर्ब्स बिंदास वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आ जाती हैं। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 हो गया। अब है लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5। इसको मैंने एडिटोरियल में थोड़ा लंबा करके बताया था, यहाँ ईजी करके बता रहा हूँ। दो चीज़ों को हमेशा देखें। अगर कोई सेंटेंस में एडवर्ब दी गई है पास्ट की, या फिर उस सेंटेंस में एक्शन का जो डूअर है वो जा चुका है, डेड है, वो जिंदा नहीं है, मृत है, तो उस केस में हमेशा पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल हो। समझ गए? एडवर्ब पास्ट की दी गई है और डूअर डेड है, दोनों में से कोई भी केस हो जाए, या दोनों में से दोनों ही केस हो जाए, है ना, एक भी हो जाए दोनों हो जाए, तो उस केस में आपको प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है, पास्ट टेंस ही लगेगा। आईसीसी क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वन द आईसीसी वर्ल्ड कप इन 2011।
भारत की क्रिकेट टीम आईसीसी वर्ल्ड कप को जीत चुकी है 2011 में। 2011 एड वो पास्ट है, पास्ट का कोई भी टाइम मिल जाए, 2011, 2010, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, लास्ट आवर, अगर टाइम बीत चुका है, एडवर्ब ऑफ पास्ट है, तो आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप हैज़ वन की जगह लिखेंगे वन। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस लगा दो यहाँ पे। द क्रिकेट टीम वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2011। और दूसरा देखो, द क्रिकेट टीम हैज़ वन 2 आईसीसी वर्ल्ड कप्स। क्रिकेट टीम जीत चुकी है 2 आईसीसी वर्ल्ड कप्स को। मेरे को ये बताओ, क्या कोई पास्ट का टाइम दिया गया है? बिल्कुल नहीं दिया गया। जब दिया ही नहीं गया तो फिर यहाँ पे हैज़ वन में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बिंदास लगाओ। पास्ट का टाइम लगा लेने के बाद आप उस घटना को, उस एक्शन को पास्ट में कन्फाइन कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो। लेकिन अगर नहीं लगाया तो फिर कन्फाइन होने की कोई बात ही नहीं है, आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 2 सेंटेंसेज हैं, सभी बच्चे खुद से ट्राई करेंगे इनको। SRK हैज़ एक्टेड इन सेवरल ब्लॉकबस्टर मूवीज। SSR हैज़ एक्टेड इन सेवरल ब्लॉकबस्टर मूवीज। SRK काम कर चुका है, शाहरुख खान काम कर चुका है कई ब्लॉकबस्टर मूवीज में, सुशांत सिंह राजपूत काम कर चुका है कई ब्लॉकबस्टर मूवीज में। क्या ये दोनों एक्टेड सही है, हैज एक्टेड? देखो, SRK के साथ में सही है, SSR के साथ में गलत है। SSR इज डेड। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो चुकी है। जो आदमी मौत हो चुकी है जिसकी, वो सेवरल ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम कर चुका है। अब ये घटना को आप चेंज नहीं कर सकते। अब इस मान लीजिए 10 मूवीज में वो काम कर चुका है, 10 लिख देता हूँ यहाँ, 10 का 11 नहीं हो सकता। हो सकता है क्या भाई? SSR जब है ही नहीं, जिस चीज़ को, एक्शन को आप चेंज कर ही नहीं सकते, जो एक्शन पास्ट का है, जो एक्शन किसी डेड आदमी से कनेक्टेड है, उस एक्शन को कभी प्रेजेंट में नहीं बताना है। हाँ, शाहरुख ने ब्लॉकबस्टर 10 दिए हैं, सेवरल दिए हैं, 10 की जगह वो 15 भी कर देगा, 25 भी कर देगा, 50 भी कर देगा, तो इसका काम अभी भी बदला जा सकता है। इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगेगा, यहाँ पे पास्ट टेंस ही लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हैज़ को और यहाँ से भी हैज़ को आपको निकालना है। चलिए, ये हो गया आपका ग्रामर का पूरे वीक का रिवीजन। अब देखो, छोटा सा क्विज है ग्रामर वाला भी करवाने को, तो ये भी करवा दूं मैं, फिर वो क्या, कुछ बच्चे क्या नकारा हो जाते हैं, सब कुछ टीचर ही करवा देगा तो फिर बच्चा क्या करेगा। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, 3 इनमें एरर्स हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में इनको सही करके डाल दिया है। ठीक है, खुद से ट्राई दो। 6 में से कितने मार्क्स मिले? इनफैक्ट ये 6 और पीछे वाला जो क्विज था उसमें 7 क्वेश्चन थे। तो आउट ऑफ 13 आपको कितने मार्क्स मिले कमेंट से बताना। क्लास को एक लाइक और एक शेयर भी जरूर से देना, प्यार मिलता रहेगा। इस सीरीज को इतनी मेहनत के साथ में मैं और मेरी टीम ला करके हर वीक आपको देंगे, है ना। 10 मेरे ख्याल से क्लासेस हो जाएंगी, उससे आपका पूरा बढ़िया सा अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा।